हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बीए थर्ड ईयर में यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है आपका पहला स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुन रखा होगा स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ परिचय कराऊंगी आप लोगों का। भारत लंबे समय तक ब्रिटेन की औपनिवेशिक दास्ता में रहा। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह हस्तक्षेप 1947 तक लगातार बना रहा। इस दौरान अंग्रेज़ों ने भारत में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में भारत का भरपूर शोषण किया। आर्थिक स्तर पर भारत को पंगु बना दिया बिल्कुल। अतः धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों का शोषण बढ़ने लगा और सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा, तो इन अंग्रेज़ों की नीतियों के विरुद्ध और उनके दमनकारी कानूनों के विरुद्ध भारतीय जनमत में अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ कि आखिर ये कब तक हमारा शोषण करेंगे। इस असंतोष के कारण भारतीयों में ये इच्छा हुई कि ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ जाए, भारत को स्वतंत्र बनाया जाए। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो भारतीयों को एक मंच प्राप्त हुआ कि वह ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सकें। इसके बाद कांग्रेस के अधीन संगठित राष्ट्रवाद का उदय हुआ और लोगों को आंदोलन प्रारंभ करने की भावना जागृत हुई। विभिन्न चरणों में उदारवादियों ने, उग्रवादियों ने और उसके बाद क्रांतिकारी विचारधाराओं के अधीन भारत में आंदोलन प्रारंभ हुए। 1919 में जब गांधी जी आए तो स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। उन्होंने अपने आगमन के बाद से अहिंसा, सत्याग्रह आदि अपनी कई नीतियों के माध्यम से जनमानस को अपने आंदोलनों से जोड़ा और 1919 से 1942 के मध्य असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सहित अनेक गतिविधियों को चलाकर भारतवासियों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे अपनी आज़ादी को प्राप्त कर सकें। इस दौरान कुछ ऐसे तत्व विकसित हुए जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया और जिनका स्वतंत्र भारत में भी प्रयोग किया गया, संविधान निर्माण में हो चाहे नीतियों के निर्माण में हो। तो जो मुख्य तत्व थे वे निम्न हैं। पहला है अहिंसा। बच्चों, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना, बिना हिंसा के अपनी मांगों को मनवाना। यह शब्द प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का अंग रहा है किसी न किसी रूप में। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो इन्होंने भी आम जनता को इसका महत्व स्वीकार करवाया और आधुनिक भारत में यदि हम देखें तो इसको गांधी जी ने आधुनिक रूप प्रदान किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा को एक दूसरे का पूरक मानते हुए अहिंसक क्रांति के द्वारा आज़ादी प्राप्त करने की एक योजना बनाई। इसी से सत्याग्रह की नीति का जन्म हुआ। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई तरह की हिंसक गतिविधियां भी हुई, क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई, लेकिन जो समाज का अधिसंख्य वर्ग था, जो समुदाय था, उन्होंने अहिंसा की नीति के महत्व को समझा और इसी के तहत गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन आदि कई आंदोलनों में अपना पूरा सहयोग दिया। इस नीति का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो शांतिपूर्ण हड़तालों, प्रदर्शनों, अनशन, समाचार पत्र आदि में भी देखा जाता है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सामाजिक समानता और लोकतंत्र की स्थापना में अहिंसा का पूर्णतः प्रभाव है और वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं इसकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ी है। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण। अंग्रेज़ों ने जब भारत आए तो अपनी नीतियों से, अपने कानूनों से भारत को कमज़ोर करने के लिए उनकी एकता को विखंडित करने का कार्य किया।
जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुए तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने का कार्य किया। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया। कांग्रेस तथा इस दौरान गठित विभिन्न संस्थाओं ने देश की एकता को मजबूत करने के प्रयास किए ताकि विभिन्न लोग आपस में जुड़ सकें, संस्थाओं का गठन हो सके और लोग आज़ादी प्राप्त करने के लिए आगे आ सकें। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की एकता की स्थापना में प्रमुख भूमिका रही। कांग्रेस के प्रभाव से ब्रिटिश भारत के साथ साथ देशी रियासतों में भी राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना हुई। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रयास किया कि जाति, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति के विरुद्ध मतभेद न उभर पाए। राष्ट्रीय एकता की मजबूती के लिए आज़ादी के बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया, जहां सभी धर्मों को एक समान महत्व देते हुए राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को मजबूती दी गई। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता, भाषा विवाद, चाहे देशी रियासतों का संकट हो, पड़ोसी देशों में विवाद हो, क्षेत्रीय पृथकता आदि का समाधान राष्ट्रीय एकता के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और यह सिद्धांत हमने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही सीखा है कि किस तरह से राष्ट्रवादी नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, नेताओं को, जनता को आपस में जोड़ने का कार्य किया। तीसरा पॉइंट है सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक प्रेम। स्वतंत्रता आंदोलन धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के साथ प्रारंभ हुआ। यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करें तो उसमें हम देखते हैं कि इस आंदोलन में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। सभी धर्मों के लोगों ने समान रूप से भाग लेकर अपना योगदान दिया। कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों ने राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर जाति, नस्ल भेदभाव को विरोधी मानकर केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास किए। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की वह हमें आज भी दिखाई देती है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को शब्द को शामिल किया गया है और यहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। गांधी जी, नेहरू जैसे नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव की बात करके सौहार्द को बढ़ावा दिया, प्रेम को बढ़ावा दिया। इन सभी का राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव था कि विभाजन से पूर्व और बाद में सांप्रदायिक उन्माद फैलने के बाद भी भारत मजबूती से इसका सामना कर सका। अतः इसके महत्व को समझते हुए धर्मनिरपेक्षता को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है सामाजिक समानता। प्राचीन काल से भारत में जो ब्रिटिशकालीन भारत था और जो पहले का भारत था उसमें हिंदू समाज में कई तरह की कुप्रथाएं, अंधविश्वास, भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी विषमताएं समाज में व्याप्त थी। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित आधुनिक शिक्षा प्रणाली, औद्योगिक विकास, मध्यम वर्ग के उदय, रेल, सड़क यातायात, डाकतार व संचार साधनों के विकास ने जातीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किया। 19वीं सदी में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान समाज और धर्म सुधार आंदोलन ने जाति व्यवस्था का विरोध किया। जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में बाधक थी। अतः सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना के बाद सामाजिक समानता की स्थापना हेतु प्रयास हुए। राष्ट्रवादी नेताओं जैसे नेहरू, गांधी, अंबेडकर, पेरियार आदि अनेक विचारकों ने और समाज सुधारकों ने अपने विचारों, भाषणों, लेखों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार किया। स्वतंत्रता संघर्ष के प्रयासों का ही परिणाम हुआ कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रमुख आदर्श अपनाया गया। 1940 के बाद समानता हेतु प्रयास तेज हुए।
और 1950 में भारतीय संविधान द्वारा जाति व्यवस्था को गैर कानूनी करार करते हुए काफ़ी हद तक सामाजिक समानता स्थापित करने के प्रयास किए गए और उसको वैधानिक रूप दिया गया। अगला पॉइंट है जो हमें विरासत में प्राप्त हुआ स्वतंत्र आंदोलन है महिला उत्थान। भारतीय समाज में प्राचीन काल से महिलाओं की स्थिति को देखा जाए तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। कई तरह की कुप्रथाएं व्याप्त थी, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा। तो इससे महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई थी। अतः क्योंकि महिला समाज का मुख्य आधार होती है, समाज और परिवार का, तो आंदोलन के दौरान यह महसूस किया गया कि जब तक यह तबका हमारे साथ शामिल नहीं होगा तब तक आंदोलन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो महिला उत्थान की दिशा में प्रयास किए गए ताकि समाज से, परिवार से महिलाओं की स्थिति अच्छी हो सके। सबसे पहले इस चीज़ को समझा राजा राम मोहन राय ने। उन्होंने अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से कन्यावध, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज आदि कई कुरीतियों का विरोध किया। ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले आदि ने महिला अत्याचारों और कुप्रथाओं का विरोध किया। महिला शिक्षा पर जोर दिया, महिलाओं के अधिकारों की बात करी। कांग्रेस की स्थापना के बाद इसमें महिलाओं की सार्वजनिक व राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को व्यापक रूप मिला। जब गांधी जी ने अपने नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया तो उन्होंने महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल करने के प्रेरित किया। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को पर्याप्त महत्व दिया गया। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो स्वदेश में निर्मित वस्तुएं थी उसी से स्वदेशी विचारधारा का उदय हुआ और इसी ने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा दिया। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश जो नीतियां थी उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया था। यहाँ से सस्ती दरों पर कच्चा माल लेके वो महंगी दरों पर मशीनों से निर्मित माल यहाँ बेचते थे। तो धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रयास किए कि ब्रिटेन पर निर्भरता कम करके हम स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दें ताकि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ में सुधार किया जा सके। अंग्रेज़ों ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों के कारण धीरे धीरे भारत के जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनको समाप्त किया, जिससे आत्मनिर्भरता की भावना समाप्त हुई। लेकिन जब भारत का औद्योगिक पिछड़ापन बढ़ने लगा तो कांग्रेस ने यह प्रयास किया कि इस स्थिति में सुधार किया जा सके। दादा भाई नौरोजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों को आम जन से परिचित कराया कि किस तरह से अंग्रेज भारत का शोषण करते हैं। 1919 के बाद कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के मुद्दों पर अपने संघर्ष को केंद्रित किया और इस बात का प्रयास किया कि कृषि और उद्योग धंधों में भारत पुनः आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कृषि और उद्योग के बीच संतुलन स्थापित करने पर भी जोर दिया गया कांग्रेस के माध्यम से और ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिक विकास को अनिवार्य मानते हुए राष्ट्रवादी नेताओं और संगठनों ने अपना अभियान जारी रखा। 1905 में जब अंग्रेज़ों ने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो इसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसने स्वदेशी पूंजी एवं स्वदेशी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे
आत्मनिर्भरता के तत्व को या सिद्धांत को काफ़ी सफलता मिली। विदेशी उद्योग, विदेशी पूंजी, विदेशी कंपनियों का विरोध करके इसके स्थान पर स्वदेशी का समर्थन किया गया, क्योंकि ये सभी तत्व भारत के आर्थिक शोषण और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार थे। राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि इन नेताओं का ये विचार था कि ब्रिटिश नीतियों का विरोध करके भारत की पूंजी पर निर्भरता को बढ़ाना होगा। आत्मनिर्भरता के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने एवं मौलिक उद्योगों के विकास का विचार भी स्वतंत्रता आंदोलन की देन है, क्योंकि 1931 के कराची अधिवेशन में यह घोषणा हो गई थी कि राज्य आधारभूत उद्योगों और सेवाओं, खनिज संसाधनों, रेलवे, जलमार्गों, यातायात के संसाधनों का स्वामी होगा। नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही अर्थव्यवस्था में अस्तित्व में आ गया था, जिसे बाद में जो अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई, उसमें शामिल किया गया। गांधी जी सहित अनेक नेता आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने खादी और कुटीर उद्योगों के माध्यम से लोगों को अपने उद्योगों पर आत्मनिर्भरता को बढ़ाया। खादी आंदोलन स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। इस प्रकार आर्थिक जो आत्मनिर्भरता है का सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच गया था। स्वतंत्रता के बाद जो भी आर्थिक नीतियां बनाई गई, उसमें इन आधारों को और इन सिद्धांतों को, आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को शामिल किया गया, जो सार्वजनिक और राजकीय औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं विकास के लिए आत्मनिर्भर स्वतंत्र भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। लास्ट पॉइंट है लोकतंत्र। लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों एक ही शब्द हैं, जनता का शासन। स्वतंत्रता आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ तो इसी को आधार मानकर, लोकतंत्र को आधार मानकर ही इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्था थी, उसी के मंच से भारत में वयस्क मताधिकार की मांग उठाई गई। कांग्रेस की जो समस्त नीतियाँ थी, कार्यप्रणाली थी, वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य करती थी। यहाँ पर बहुमत को महत्व दिया जाता था और कांग्रेस का गठन भी प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर ही किया गया था। आंदोलन के दौरान 1909 से 1935 तक जो अधिनियम बनाए गए और जो संवैधानिक विकास उनसे हुआ, उसका योगदान भी कांग्रेस को दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी संघर्ष के बाद प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई और कई नियम बने जो भारत के लिए लाभकारी थे। अतः इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रजातांत्रिक मूल्यों का काफ़ी विकास हुआ। नागरिक अधिकारों का मुद्दा भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख था। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई। प्रत्येक नागरिक को लिखने और बोलने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया। कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों के साथ साथ